हेलो। बीए पार्ट वन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में अध्ययनरत विद्यार्थीगण, आज मैं आप लोगों को राजनीतिक दल की परिभाषा, उसके आधार तथा उसके जो विभिन्न कार्य हैं उसके संबंध में बताने जा रहा हूं। वर्तमान समय में शासन के विविध रूपों में प्रजातंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय है और प्रजातंत्रीय शासन के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रत्यक्ष प्रजातंत्र तथा दूसरा अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। राज्यों की बहुत जनसंख्या और क्षेत्र की विशालता के कारण वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी राज्यों में प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था ही प्रचलित है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और इन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन के कार्य किए जाते हैं। जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन और प्रतिनिधियों द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन की इस संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण रूप से करने के लिए राजनीतिक दल का अस्तित्व में होना आवश्यक है। राजनीतिक दल के महत्व को स्वीकार करते हुए मैकाइवर ने तथा ब्राइस ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। ब्राइस ने कहा है, राजनीतिक दल अनिवार्य है और कोई भी बड़ा स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता। किसी व्यक्ति ने यह नहीं बताया कि प्रजातंत्र उनके बिना कैसे चल सकता है। ये मतदाताओं के समूह की अराजकता में से व्यवस्था उत्पन्न करते हैं। यदि दल कुछ बुराइयां उत्पन्न करते हैं तो वे दूसरी बुराइयों को दूर या कम भी करते हैं। साधारणतया एक देश के विधान या कानून के अंतर्गत राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं होता है, परंतु व्यवहार में राजनीतिक दलों का अस्तित्व भी उतना ही आवश्यक है जितना कि कानून। अमेरिकी संविधान निर्माता अपने देश में किसी भी रूप में राजनीतिक दलों को पनपने नहीं देना चाहते थे, लेकिन संविधान को लागू किए जाने के साथ ही दलीय संगठन अमेरिकी राजनीतिक जीवन की एक प्रमुख विशेषता बन गए। प्रजातंत्रीय शासन के अंतर्गत केवल शासक दल का ही नहीं बल्कि विरोधी दल का भी महत्व होता है। विरोधी दल शासन करने वाले राजनीतिक दल को मर्यादित तथा नियंत्रित करने का कार्य करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आधुनिक राजनीतिक जीवन के लिए दलीय संगठनों का बड़ा महत्व है और इसके बिना लोकतंत्र की सफलता संभव नहीं है। बर्क ने इससे संबंधित अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि दलीय प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले के लिए हो या बुरे के लिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है। इस प्रकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल का बड़ा महत्व है। अब हम लोग राजनीतिक दल की परिभाषा के संबंध में अध्ययन करेंगे। मानव एक विकासशील प्राणी है और मानव की इस विकासशीलता के कारण एक ही प्रकार की समस्याओं के संबंध में
भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से विचार किया जाता है। विचारों की इस भिन्नता के साथ ही साथ अनेक व्यक्तियों में आधारभूत बातों के संबंध में विचार की साम्यता पाई जाती है। विचारों की समानता रखने वाले ये व्यक्ति अपनी सामान्य विचारधारा के आधार पर शासन शक्ति प्राप्त करने और अपने नीति को कार्य रूप में परिणत करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और इस उद्देश्य से या इस मकसद को दृष्टि में रखकर उनके द्वारा जिन संगठनों का निर्माण किया जाता है उन्हें ही राजनीतिक दल कहा जाता है। राजनीतिक दल की परिभाषा के संबंध में राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें से कुछ परिभाषाओं का एक एक करके अध्ययन एवं विश्लेषण करना आवश्यक है। प्रसिद्ध विद्वान बर्क ने राजनीतिक दल की परिभाषा देते हुए कहा है, राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो किसी राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए किसी एक विशिष्ट सिद्धांत को आधार मानकर जिससे वे सहमत हों अपना संगठन करते हैं। दूसरी तरफ गेटेल ने इसकी परिभाषा में कहा है, राजनीतिक दल प्रायः संगठित नागरिकों का एक ऐसा समुदाय है जो राजनीतिक इकाई की तरह कार्य करता है और अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग कर सरकार की संगठित करना तथा अपनी सामान्य नीति को पूर्ण करना चाहता है। मैक्स वेबर ने भी राजनीतिक दल की परिभाषा दी है। वे कहते हैं, राजनीतिक दल स्वेच्छा से बनाया हुआ वह संगठन है जो शासन शक्ति को अपने हाथ में लेना चाहता है और उसको हस्तगत करने के लिए प्रचार और आंदोलन का सहारा लेता है। इस शासन शक्ति को अपने हाथ में लेने के पीछे एक ही उद्देश्य हो सकता है, जो या तो वस्तुनिष्ठ लक्ष्य को प्राप्ति हो या व्यक्तिगत स्वार्थ हो या दोनों हो। मैकावर ने राजनीतिक दल की परिभाषा देते हुए कहा है, संगठित नागरिकों के उस समूह को राजनीतिक दल कहा जाता है जिसकी स्थापना किसी विशेष सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए हुई हो, जो संवैधानिक उपायों का सहारा लेकर इस सिद्धांत या नीति को सरकार का आधार बनाने का प्रयत्न करता हो। इसी प्रकार गिलक्राइस्ट ने भी राजनीतिक दल की परिभाषा दी है। वे कहते हैं, राजनीतिक दल नागरिकों के उस समूह को कहते हैं जिसमें सभी सदस्यों के राजनीतिक विचार एक से होते हैं तथा जो एक राजनीतिक इकाई की तरह काम करके सरकार को नियंत्रित करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी है, इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दल आधुनिक युग में राष्ट्रीय चेतना का संपादन करती है तथा स्पष्ट रूप से या अस्पष्ट रूप से राष्ट्रीय हित के समर्थन में कार्य करती है। राजनीतिक दल के सभी लोग स्पष्टतः एकताबद्ध नहीं रहते और उनके अंदर भी हितों का संघर्ष चलता रहता है। राजनीतिक दलों की स्थापना सिद्धांत पर होती है
लेकिन व्यवहार में चुनाव जीतने और शक्ति प्राप्त करने जैसे उद्देश्यों के चलते वामपंथी दलों को भी अपने उद्देश्यों से विचलित होना पड़ता है। इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लेने के अधिकांश विरोधी दलों का अराष्ट्रीय मानना होगा। इन तथ्यों के संदर्भ में राजनीतिक दल विवाद के विषय हो गए हैं। वस्तुतः राजनीतिक दल क्या है और इसका वर्गीकरण कैसे हो तथा इन्हें एक दूसरे से किस प्रकार अलग किया जाए, यह एक चिंतन का विषय है। इसे और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए इसके आधारों को समझना आवश्यक है। लॉर्ड ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी में लिखा है कि राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है। लेकिन इस प्रकार का मत व्यक्त करते हुए ब्राइस के द्वारा प्राचीन समय में स्थापित क्लब, घर, राजनीतिक समाज और संसदीय गोष्ठियों को राजनीतिक दल मान लिया गया है। यद्यपि इन संस्थाओं द्वारा राज्य विषयक अनेक बातों के संबंध में लोक मत का प्रकाशन किया जाता था, परंतु शासन व्यवस्था के मूल रूप में संबंधित न होने के कारण ये संस्थाएं राजनीतिक दल नहीं थी। आधुनिक समय के राजनीतिक दल वर्तमान युग के ही उपज है और आधुनिक राजनीतिक दलों का विकास जनतंत्र और मताधिकार के साथ साथ ही हुआ है। राजनीतिक दलों के उद्गम के संबंध में प्रमुख रूप से कुछ विचारों का संपादन किया गया है जो इस प्रकार है। इसमें पहला सिद्धांत है मानव स्वभाव का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीतिक दलों को मानव स्वभाव में निहित मूल प्रवृत्तियों पर आधारित कहा जाता है। कुछ लोग स्वभाव से ही रूढ़िवादी होते हैं और किसी प्रकार का परिवर्तन पसंद नहीं करते, और कुछ लोग धीरे धीरे परिवर्तन चाहते हैं, और कुछ लोग तुरंत आमूलचूल परिवर्तन के पक्ष में होते हैं। परिस्थितियों में परिवर्तन और आयु में वृद्धि के साथ भी मानव स्वभाव में इस प्रकार परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। इस स्वभाव भेद के आधार पर मनुष्य में विचार भेद पाया जाता है और इस प्रकार के विचार भेद राजनीतिक दलों को जन्म देते हैं। दूसरा है आर्थिक हित और विचार। राजनीतिक दल आर्थिक विचार भेद की परिणाम होते हैं और वर्तमान समय के तो सभी राजनीतिक दल आर्थिक विचारों पर आधारित है। हॉलकॉम ने ठीक ही कहा है, राष्ट्रीय दल क्षणिक आवेगों या अस्थायी आवश्यकताओं के आधार पर नहीं चल सकते। उन्हें अस्थायी सामुदायिक हितों, विशेषतः आर्थिक हितों पर आधारित होना चाहिए। सर्वसाधारण में संपत्ति विषयक भेदभाव, उनके आर्थिक दृष्टिकोण और उनकी आर्थिक समस्याएं मुख्य रूप से राजनीतिक दलों के निर्माण में सहायक होती हैं और उन्हें स्थायित्व भी प्रदान करती हैं। तीसरा है वातावरण संबंधी प्रभाव। सामान्यतः कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक संस्कारों के समान ही राजनीतिक संस्कार भी साथ ही लेकर उत्पन्न होता है। अपने इस राजनीतिक संस्कार को आधार पर वह किसी विशेष राजनीतिक दल से संबद्ध होता है। अनेक बार एक व्यक्ति के पारिवारिक सदस्य और उनके मित्र भी उनके लिए राजनीतिक दल का मार्ग खोजते हैं। लेकिन राजनीतिक चेतना के विकास के साथ साथ वातावरण संबंधी प्रभाव
कम होते जा रहे हैं। चौथा और अंतिम आधार है धार्मिक तथा सांप्रदायिक भावनाएं। पाश्चात्य देशों के नागरिकों में धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाएं बहुत अधिक बलवती न होने के कारण धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर राजनीतिक दल नहीं पाए जाते, परंतु भारत और पूर्व के कुछ देशों में इस प्रकार के सांप्रदायिक दल विद्यमान हैं। वस्तुतः ये दल संपूर्ण राज्य के हितों से संबंधित नहीं होते और इस कारण उन्हें विशुद्ध राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। हेनरी मैन ने लिखा है, राजनीतिक दल मानव की संघर्षी प्रवृत्ति पर आधारित होता है, किंतु इस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः राजनीतिक दल संघर्ष नहीं वरना सहयोग की प्रवृत्ति पर आधारित होता है। मानव स्वभाव तथा मूलभूत राजनीतिक और आर्थिक विचारों पर आधारित राजनीतिक दलों को ही स्वस्थ राजनीतिक दल कहा जा सकता है और प्रजातंत्र के लिए इस प्रकार के राजनीतिक दल की उपयोगी हो सकती है। इस प्रकार हम लोगों ने राजनीतिक दल के आधार के बारे में अध्ययन किया। अब हम लोग राजनीतिक दल की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में भूमिका क्या है इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। राजनीतिक दल की पहली भूमिका है लोकमत का निर्माण करना। वर्तमान समय में राज्य के कार्य तथा जनसाधारण की समस्याएं बहुत जटिल एवं व्यापक हो गई हैं। इन समस्याओं तथा राज्य के कार्य को सुचारू ढंग से संचालन करने हेतु राजनीतिक दलों के द्वारा नीतियों का निर्माण किया जाता है। इन नीतियों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि जनसाधारण के द्वारा उसे आसान तरीके से समझा जा सके तथा उसके आधार पर वह अपनी समस्याओं तथा राज्य की समस्याओं का हल कर सके। इसका दूसरा कार्य है चुनावों का संचालन। जब मताधिकार बहुत अधिक सीमित या और निर्वाचकों की संख्या कम थी, तब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े जा सकते थे। लेकिन अब वयस्क मताधिकार के प्रचलन के कारण स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना लगभग असंभव हो गया है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल अपने दल की ओर से उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और उसके पक्ष में प्रचार करते हैं। चुनाव के समय होने वाली भारी खर्च भी इन राजनीतिक दलों द्वारा ही किया जाता है। यदि राजनीतिक दल न हो तो आज के विशाल लोकतांत्रिक राज्यों में निर्वाचन का संचालन लगभग असंभव ही हो जाएगा। चुनाव के संचालन में राजनीतिक दल का महत्व को स्पष्ट करते हुए फाइनर ने लिखा है, राजनीतिक दलों के बिना निर्वाचक या तो नितांत असहाय हो जाएंगे या उनके द्वारा असंभव नीतियों को अपनाकर राजनीतिक यंत्र को नष्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार चुनाव का संचालन राजनीतिक दलों का एक प्रमुख कार्य है। तीसरा है सरकार का निर्माण। निर्वाचन के बाद राजनीतिक दलों के द्वारा ही सरकार का निर्माण किया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति अपने विचारों से सहमत व्यक्ति की मंत्री परिषद का निर्माण कर शासन का संचालन करता है। संसदात्मक शासन में जिस राजनीतिक दल को व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त हो
उसके प्रधान द्वारा मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हुए शासन का संचालन किया जाता है। मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका में अपने राजनीतिक दल के समर्थन के आधार पर ही शासन करती है। इस प्रकार संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार के शासन व्यवस्थाओं में सरकार का निर्माण और शासन व्यवस्था का संचालन राजनीतिक दलों के आधार पर ही किया जा सकता है। राजनीतिक दलों के अभाव में तो व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा अपनी अपनी डबली अपना अपना राग का रुख अपनाया जा सकता है, जिसके कारण शासन संभव नहीं होगा। राजनीतिक दल का चौथा कार्य है शासन सत्ता को नियंत्रित करना। शासन व्यवस्था में बहुसंख्यक राजनीतिक दल के साथ ही साथ अल्पसंख्यक राजनीतिक दल या विरोधी दल भी अधिक महत्व रखते हैं। यदि बहुसंख्यक राजनीतिक दल शासन सत्ता को संचालन का कार्य करता है तो अल्पसंख्यक दल विरोधी दल के रूप में कार्य करते हैं तथा शासन शक्ति को सीमित रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। संगठित विरोधी दल के अभाव में शासन दल अधिनायकवादी रुख अपना सकते हैं। इसका पांचवा कार्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय तथा सामंजस्य स्थापित करना। सरकार के द्वारा उसी समय ठीक प्रकार से कार्य किया जा सकता है, जबकि शासन के विविध अंग परस्पर सहयोग करें, और सहयोग राजनीतिक दलों के द्वारा ही संभव होता है। संसदीय शासन में तो सामान्यतः कानून निर्माण और शासन की शक्ति एक ही राजनीतिक दल के हाथ में होती है और दलीय अनुशासन के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका से अपनी इच्छा अनुसार कानूनों का निर्माण करवा सकती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश में, जहां पर की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शासन के दो बिल्कुल अलग अंग होते हैं, राजनीतिक दलों की सहायता के बिना शासन का भली प्रकार संचालन संभव नहीं हो सकता। अमेरिका में दलीय व्यवस्था ने ही व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग स्थापित कर संविधान की कमी को दूर कर दिया गया है। राजनीतिक दल का छठा कार्य है राजनीतिक चेतना का प्रसार करना। राजनीतिक दल राजनीतिक चेतना या नागरिक चेतना और राजनीतिक शिक्षा के अत्यंत महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करते हैं। सार्वजनिक समस्याओं के संबंध में किए गए निरंतर प्रचार और वाद विवाद के आधार पर वे सामान्य जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि जागृत करते हैं। उनका उद्देश्य अपनी लोकप्रियता बढ़ाकर शासन शक्ति पर अधिकार पाना होता है। इसलिए वे प्रेस, प्लेटफॉर्म और अन्य साधनों के आधार पर अपनी विचारधारा का अधिक से अधिक प्रचार करते हैं और उदासीन मतदाता को भी सार्वजनिक जीवन का कुछ ज्ञान प्रदान करते हैं। लावेल ने इस संबंध में कहा है, राजनीतिक दल राजनीतिक विचारों के दलाल के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार चेतना प्रचार का कार्य भी राजनीतिक दल का होता है। इसका सातवां कार्य जनता और शासन के बीच संबंध स्थापित करना होता है। प्रजातंत्र का आधारभूत सिद्धांत जनता और शासन के बीच संपर्क बनाए रखना है और इस प्रकार का संपर्क स्थापित करने का सबसे बड़ा साधन राजनीतिक दल ही है। प्रजातंत्र में जिस दल के हाथ में शासन शक्ति होती है, उसके सदस्य जनता के मध्य सरकारी नीति का प्रचार करते हैं तथा जनमत को अपने पक्ष में रखने का प्रयत्न करते हैं। विरोधी दल शासन के दोषों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त ये सभी दल जनता की कठिनाइयों एवं शिकायतों को
शासन के विविध अधिकारियों तक पहुंचाकर उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दलों द्वारा शासन व्यवस्था से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल के कार्यों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि किसी भी राष्ट्र के विकास में राजनीतिक दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो दल सरकार में स्थित होता है, उस दल के द्वारा संचालित शासन व्यवस्था में निहित कमियों को उजागर करने का दायित्व विपक्षी दलों का होता है। आलोचना के द्वारा, आंदोलन के द्वारा तथा जनसाधारण की समस्याओं को उच्च पदाधिकारियों तक पहुंचाकर सरकार को नियंत्रण में लाया जाता है तथा सरकार को बाध्य किया जाता है कि जनता की समस्याओं का हल तथा राष्ट्र का विकास प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। धन्यवाद।